अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज, सत बिस्मिल्लाह, वेलकम, खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर। पेश खिदमत है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गॉसिप जोन। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ना, जी बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, हवा की लहरों पे महवे रक्स, जो आवाज आपकी समातों को सुरूर बख्श रही है, ये आवाज है नई सुबह सबका साथ रेडियो की। मेरी आवाज को अपनी समातों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत हंसते मुस्कुराती जिंदगी गुजार रहे होंगे और अपनी जिंदगी के लम्हात को समेट कर यादगार बना रहे होंगे जनाब। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम अपने हर प्रोग्राम में आपको मिलवाते हैं किसी ऐसी मुनफरिद शख्सियत से जो कि अपनी जिंदगी में एक आला मकाम रखती हो और अपने आप में अपनी मिसाल हो। बिल्कुल इसी तरह आज के शो में भी हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी मुनफरिद शख्सियत से जो कि तारुफ के बिल्कुल मोहताज नहीं। तो लिसनर्स, अपने गेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बात को हाईलाइट करूंगा कि ऐसी शख्सियत है जो तारुफ के मोहताज नहीं, मगर हमारे शो को पूरा सुनिएगा। इस शो में बहुत ज्यादा सस्पेंस और बहुत ज्यादा लर्निंग है। आपके साथ साथ हम भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसमें। तो इस शो को आखिर तक सुनिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आपको बता देते हैं हमारे साथ जुड़ने का तरीका, कनेक्ट होने का तरीका, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके ओपिनियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि आपके होने से, आपका साथ होने से हम हैं। दोस्तों, जाएंगे आप अपने मोबाइल फोन से या अपने कंप्यूटर से अपने इंटरनेट ब्राउजर में और वहां लिखेंगे www.naisubha.org, यानी www.naisubah.org। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है www.facebook.com/सबका साथ। तो दोस्तों, बिला ताखीर बिला तमहीद बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ, जो कि हमारे मेहमान खसूसी हैं, मोस्ट स्पेशल हैं, तारुफ के मोहताज नहीं, मगर हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इनका मैं जरूर देना चाहूंगा, जो कि कुछ भी नहीं है। इनका इंट्रोडक्शन जितना भी दिया जाए वो कम है। अहमर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं कराची पाकिस्तान से, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद अपनी जिंदगी एक बहुत ही परफेक्ट अंदाज में गुजार रहे हैं। और विजुअली इम्पेयर्ड बिल्कुल नहीं है ये, मैं ये कहूंगा। यहाँ इन्होंने अपनी विजुअल इम्पेयरमेंट को आगे नहीं आने दिया, आड़े नहीं आने दिया। इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि उन लोगों को मजबूर कर दिया तारीफ करने पे जो लोग नहीं भी करना चाहते, जो किसी की तारीफ नहीं करते, वो इनकी तारीफ करते हैं। तारीफ तो उस पाक जात की है जिसने हम सबको पैदा किया, मगर वो पाक जात हमारे दरमियान कुछ ऐसे बंदे भेज देता है जो कि वाकई काबिल सताइश होते हैं, और अहमर उनमें से एक हैं। सबसे पहले अहमर, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, हम आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आए। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बेहद मशकूर हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे इतनी इज्जत बख्शी। जैसे नालायक और आदमी को इतनी इज्जत बख्शी, शायद मैं इसका मोहताज इस काबिल नहीं हूँ कि जिस तरह से आपने तारुफ कराया। बहुत शुक्रिया अहमर। ये तो आगे जाके पता चलेगा जब हमारे लिसनर्स इस चीज का फैसला करेंगे कि खुदा न खास्ता आप नालायक हैं या आपको ना समझने वाले नालायक हैं, वो नादान है। और दोस्तों, ये एक सस्पेंस है और सस्पेंस को बरकरार ही रखेंगे। और अहमर, मुझे बताइए, जिंदगी क्या है, कैसे गुजर रही है जिंदगी आपकी, क्या हो रहा है जिंदगी में? जी ज़ीशान, जिंदगी जो है ना बहुत हसीन है और मेरी जिंदगी जो है बहुत एक नशे को फराज की तरह है, कभी दुख तो कभी सुख। मैं ये कहता हूँ कि मेरी जिंदगी एक साइकिल की मानंद है, ठीक है। जिस तरह से हम साइकिल को चलाते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं रुकावटें आती हैं और कहीं कहीं हम गिरते हैं। कहीं कहीं ये होता है कि लोग हमें धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं और कहीं कहीं ये भी होता है कि हमें दूसरों को आगे बढ़ने देना चाहिए। तो मेरी जिंदगी एक साइकिल की मानियत है, चल रहा हूँ, कहीं गिरता हूँ, दोबारा से खड़ा होता हूँ, आपके कपड़े झाड़ता हूँ, लेकिन जो मेरा विजन है, जो मेरा मकसद है, उसकी तरफ मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमा दमा हूँ। जबरदस्त अहमद, वाकई जिंदगी दुखों और सुखों का मजमुआ है। जहाँ 90% दुख हैं, वहाँ 10% सुख हैं, और जो 10% सुख हैं वो 90% दुखों पर भारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसका एहसास होगा आपको अहमर से बात करके और इनकी बातें सुनकर, और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अहमर, मुझे बताएं, आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? जी ज़ीशान,
जिंदगी में तो मेरे बहुत कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और उनके क्या इस मुल्क के अंदर क्या इनके रोल्स हैं ये इंशाल्लाह आगे चलकर हम आपको वो बताएंगे। एक्टिविटीज के साथ साथ मैं मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे इदारों में जाकर मैं अपनी स्पीच भी देता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से वापसी आ सकते हैं मुख्तलिफ हालात से गुजर कर। इसके अलावा मैं लोगों को, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपनी थीसिस लिखने के लिए, उनको मैं डायरेक्ट करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ कि किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेके चलें, किस तरह से आगे लेके पढ़ें। तो बहुत कुछ एक्टिविटीज है मेरी। और इसके अलावा मैं शेफ भी हूँ, कुकिंग करता हूँ। तो क्या करता हूँ इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा आप सब लोग सुनते रहेंगे और इंशाल्लाह जरूर पसंद करेंगे। जी बहुत जबरदस्त है, हम बिल्कुल पसंद करेंगे, हम बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और अगर कभी मौका मिला तो आपके हाथ की बनी हुई कोई डिश भी खाएंगे इंशाल्लाह। जी जरूर। मुझे ये बताएं आप सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? आप क्या पसंद करते हैं ये बताएं। हर चीज़ बना सकता हूँ मैं, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, फ्रेंच, और जो मेरी स्पेशलाइज्ड है वो है मैं कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, घी फ्राई अच्छी बना लेता हूँ मैं। क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो यहाँ की जो सौगात हम जिसे कह लें बिरयानी, जो लोग बहुत शौक से खाते हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं बना लेता हूँ। अब अच्छी बनाता हूँ ये नहीं, ये तो जो खाने वाला है वही बताएगा, लेकिन मैं अच्छा बनाता हूँ। इतना मुझे अपने आप का कॉन्फिडेंट है कि अच्छे बनाता हूँ। चलें जनाब, ये तो खा के पता चलेगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। मैंने पहला शेफ ऐसा देखा है जो हमसे ये पूछे कि आप क्या खाना पसंद फरमाएंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंशियल बेस पे बात हो सकती है डेफिनेटली। और लिसनर्स आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि मैं ये बात हर शो में बोलता हूँ कि हम ऐसे लोगों को आपसे मिलवाते हैं जो कि इंस्पायरिंग हो सकते हैं, रोल मॉडल हो सकते हैं और आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। लेकिन अहमर हमारे लिए ऐसे बंदे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इंस्पायरिंग भी हैं और हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं। और ये आगे चल के पता चलेगा कि और क्या क्या है हमारे लिए माशाल्लाह। जी तो अहमर शेफ साहब, मुझे ये बताइए कि आपके हॉबीज जो है वो क्या है, जो पसंदीदा मशगले हैं आपके, उनके बारे में जरा हमें थोड़ा बताइएगा। ज़िशान, मेरा जो सबसे पसंदीदा मशगला है वह राइटिंग। मुझे लिखने का बहुत शौक है और हमने अपनी एक किताब भी लिख रहा हूँ, एक नई जिंदगी का सफर इंशाल्लाह। तो उसके अंदर मेरी बहुत सारी मोटिवेशन बातें और नई जिंदगी का सफर क्या है ये सब उस किताब के अंदर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे भी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो किताब भी मंजर आम कराएगी इंशाल्लाह। जी जरूर पढ़ेंगे, हम तो जरूर पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, शेफ भी हैं, राइटर भी हैं। तो राइटर साहब और शेफ साहब, मुझे ये बताइए आप इसके अलावा और क्या क्या हैं? इसके अलावा मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया कराची से। मैं टीचर था कास्ट का और टीचिंग के साथ साथ मैंने तालीम के अंदर तालीम फैलाने में बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है अपने इलाके में। तो मैं टीचिंग करता था, मैं कंप्यूटर टीचर था, मैं केमिस्ट्री टीचर था, फिजिक्स, मैथ्स ये मैं पढ़ाता था। जबरदस्त माशाल्लाह। यकीन करें कि मेरा जो माइंड है वो इस बात को एक्सेप्ट तो जाहिर कर ही रहा है, लेकिन तारीफ के लिए अल्फाज ढूंढ रहा हूँ मैं कि क्या आपकी शान में कहूँ। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी आउटपुट है। आप टीचर भी हैं, शेफ भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतना कुछ है, मतलब मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। मुझे ये बताएं अहमद, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है और मेरे लिसनर्स के जहन में भी आ रहा होगा। तो वो सवाल ये है कि आपने जैसा कि बताया कि आप अपनी बुक लिख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बीइंग अ स्पेशल पर्सन लिखना मतलब कुछ अलग सी बात है, क्योंकि बहरहाल आप टीचर रहे हैं लेकिन पास्ट के टीचर थे। अभी खुदा न खास्ता आप ब्लाइंड हो गए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है लिखना आपके लिए? कहाँ लिख रहे हैं आप और कैसे लिख रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास?
जिशान, मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं कंप्यूटर पे, ठीक है, और कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह। और लिखने का तरीका मेरा ये है कि ज़ाहिर है मुझे नज़र तो आता नहीं है, और ज़ाहिर है जो लोग विजुअल इम्पेयर्ड वाइज होते हैं वो ब्रेल जो उनकी लैंग्वेज होती है उसे देखते हैं। मैं अभी जो है इस पर काम नहीं कर रहा ब्रेल कर, मैं कंप्यूटर पर रखी अपनी किताब पूरा जो है कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि एक जिनको नज़र नहीं आता वो भी पढ़ लेंगे ब्रेल के या किसी वॉइस ओवर के जरिए, और जिनको नज़र आता है एक साइड पर्सन, मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे पढ़े कि कहना क्यों नहीं जिंदगी, ये एक नई जिंदगी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरह स्टार्ट किया, और क्या हुआ था ऐसा कि मुझे इस एक किताब लिखने पर मजबूर कर गया। बहुत ज़बरदस्त जनाब, माशाल्लाह, ग्रेट। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दैट बुक। मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके बारे में, इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूंगा। लेकिन अहमद, जो चीज़ें आपने बताई हैं, बहुत गहरी गहरी बातें की हैं, मैं अभी तक अपने दिमाग में ठोंसने की कोशिश कर रहा हूँ इन बातों को इंशाल्लाह। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, जो चीज़ें आपने बताई हैं उनमें कुछ क्लैश आ रहा है कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो आप टीचर कैसे बने, अगर आप टीचर हैं तो फिर सॉफ्टवेयर, मतलब ब्लाइंड थे तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन गए, और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से फिर एम्बेसडर का सफ़र, मतलब ये चीज़ें कुछ मैच नहीं कर रही। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे लिसनर्स भी इस बारे में थोड़े क्यूरियस हैं और मैं भी हूँ ज़ाहिर है। जी जिशान, हमको अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। और असल में जिशान, एक इंसिडेंट की वजह से मैंने अपनी बिनाई को खो दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी ब्लाइंड खो गई है। हम कहते हैं ना कि हम ब्लाइंड हो चुके हैं, हमारी आंखें चली गई हैं, आंखें खराब हो गई हैं वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ ये कहता हूँ कि मेरी आंखें कहीं चली गई हैं, मेरी आंखें खो गई हैं, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मुझे ज़रूर मिलेंगी। और वो कैसे मिलेंगी, मैं अपने सक्सेस और अपनी कॉन्फिडेंट यकीन की बिना पर मैं, और वो उम्मीद जो मुझे अपने आप से है और अपने अल्लाह से है, इंशाल्लाह उसकी बिना पर मुझे ये आंखें ज़रूर मिलेंगी। इंशाल्लाह अहमद, बिल्कुल ज़रूर मिलेंगी, और इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नुमाया मकाम हासिल करने में मुकम्मल कामयाब होंगे। ये हमारी दुआ भी है, हमारे लिसनर्स भी दुआ करेंगे कि अल्लाह करे आप ये बात इंशाल्लाह ताला आपकी उम्मीदों के करीब तरीन साबित हो। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइए कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो फिर आप टीचिंग भी कर रहे थे, तो फिर आपको टीचिंग को कंटिन्यू करना चाहिए था, तो आप फिर एक एम्बेसडर कैसे बन गए, मतलब एक एनजीओ के साथ काम करने की नौबत क्यों आई? निशान देखें, मैं चाह रहा था कि मुझ जैसे उन लोगों से मैं मुलाकात करूं जिनके साथ ये इंसिडेंट होता है, ताकि मैं उनसे मोटिवेट हो सकूं, जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। ऐसे अफराद जो कि किसी अजियत का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, तो यानी आप विजुअली इम्पेयरमेंट के साथ काम करना चाहते थे, तो क्या ये जो आपकी एनजीओ है ये विजुअली इम्पेयरमेंट्स के ऊपर काम कर रही है, और तो आप फिर क्या काम कर रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड? नहीं शान, हमारी एनजीओ है वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए खास तौर पर नहीं है। ये ऐसे लोगों का इलाज और मालिज करती है बिला किसी मुआवजा, जिन पर एसिड यानी कि तेजाब फेंक दिया जाता है। वो खवातीन जो तेजाब गर्दी का शिकार हुई हैं, हमारा इदारा उन लोगों का इलाज और मुआवजा करने में मदद फराहम करता है। ओह माय गॉड। अच्छा, एसिड अटैक का जो आपने बताया, मतलब मुझे जैसा कि आपने खुद कहा कि ये मोस्टली खवातीन पर अटेम्प्ट किया जाता है, जो कि हमारे माशरे की एक दरिंदा सिफ्त लोगों में खसलत पाई जाती है, और एक ऐसा मखसूस दरिंदा सिफ्त ग्रोह है जो कि माशरे में इस दरिंदगी को फ़रोग दे रहा है। ये तो खवातीन के साथ मसला पेश आया था, तो ब्लाइंड होने के बाद आपने इस साइड पे जाने को क्यों प्रेफर किया? मतलब आप तो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो एसिड अटैक तो एक अलग चीज़ है, तो वो तो एक नॉर्मल पर्सन भी, नॉर्मल तो नहीं कहूँगा, एक देखने वाला इंसान भी जो है वो इस चीज़ की तरफ जा सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भी खिदमत खल्क है, मगर बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आपको इस साइड पे जाने का ख्याल क्यों आया? जी जिशान,
मैं आपको और अपने तमाम संगन को ये बताना चलूं कि एक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान या यूं कह लीजिए एक ऐसा भूचाल मेरी जिंदगी में रुनुमा हुआ जिसका मैंने कभी गुआ ना किया था। मेरे ऊपर भी एसिड अटैक हुआ था और उस एसिड अटैक की वजह से ये दोनों आंखें खो से गई हैं। ये तो बहुत अफसोस की बात है हमें कि आप पर एसिड अटैक हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अप्रिसिएशन की बात यह है कि आप उसके बावजूद अपनी जिंदगी एक परफेक्ट अंदाज में गुजार रहे हैं, जो कि एक आम इंसान से ज्यादा काबिल कबूल है। और जाहिर है कि आप लोग खास हैं। इस पर कोई कमेंट तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आप मजीद डिटेल्स जानेंगे आपसे। जी तो अहमर, अब मुझे ये बताइए कि एसिड अटैक जो आप पर हुआ ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने कमजोरी का सबूत दिया कि आप जैसे काबिल इंसान पर ये एसिड अटैक जो हुआ कैसे हुआ और किस हद तक आप मुतासिर हुए, जरा डिटेल से बताइए हमारे लिसनर्स। जी जिशान, और मैं अपने तमाम सामीन को ये बताता चलूं, अप्रैल सन 2016 में रात की तारीखी में एक शख्स ने मेरे चेहरे पर एसिड यानी कि तेजाब फेंक दिया था। इसकी वजह यह क्या थी, इसे क्यों किया ऐसा? जाहिर है, जब एक इंसान अपने अना पर और अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाता तो वो इसी किस्म की घिनौनी हरकत करता है। असल में हुआ यह था कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं टीचिंग करता था, तो मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रहा था। तो वहाँ मेरी एक टीचर से हमारी कुलीग थी वो, तो उन्होंने और हमने दूसरे को पसंद किया। ज़ाहिर एक जगह हम जहाँ काम करते हैं तो वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को हमने कहा कि हम अपने घर वालों को बताएं, तो हमने ऐसे ही किया और हमने अपने घर वालों को बताया। ज़ाहिर है मैंने भी अपने वालिदा को बताया, अपने वालिद भाई से डिस्कस किया, उन मोहतरमा ने भी अपने वालिदैन से डिस्कस किया। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि उनके घर वाले भी राजी थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वाले भी इस रिश्ते से राजी थे। तो हमारे घर वालों के घर वालों के दरमियान मुलाकात हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिश्ता खुश असलूबी के साथ तय पा गया। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और मैं स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त ताकि मैं ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़ूं और वो तरक्की पाऊं मैं। तो वहाँ पर यही एक शख्स जिसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका, ये शख्स भी उस मोहतरमा जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था उसमें वो दिलचस्पी रखता था, उसके साथ शादी करने का ख्वाहिशमंद था। तो उसने उसके साथ उस मोहतरमा के साथ राब्ता किया। जाहिर है ये रिश्ता तो नहीं हो पा रहा था उसके साथ। जब उसने उससे अपनी ख्वाहिश का, अपने रिश्ते का बताया तो उस मोहतरमा ने मना कर दिया। तो जब उसने मना किया तो इनकार का सुनकर उसने जो है गुस्से में आकर, तैश में आकर, रात के अंधेरे में मुझे मेरे घर पर नीचे बुलाकर मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। अच्छा अमर, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि मतलब घर पे आके एसिड अटैक कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि बेशक रात की तारीकी थी मगर आपके घर पे आके एसिड अटैक करना, ये एक बड़ी ना समझ आने वाली बात है। आपकी फैमिली उस वक्त कहाँ थी, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मतलब चलें ये चीज़ तो काबिल कबूल है कि कराची में जो रात है वो सुबह होती है, देर तक जागा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा कि आपकी फैमिली उस वक्त कहाँ थी, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और उसने क्या कह के आपको बुलाया नीचे जो आप चले भी गए फिर?
जी ज़ीशान, एक्चुअली मैं आपको एक बात और यहाँ बताऊं जो इससे पहले मैंने नहीं बताया, वो ये कि कराची में जो कराची बोर्ड है हमारा, मैट्रिक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उनके तरफ से एक जिम्मेदारी मेरे पास थी। वो ये थी कि जो साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किया जाता है। तो इस प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी चंद स्कूल की मेरे पास थी। वहाँ जाकर मुझे इंस्पेक्शन करना था कि कोई नकल तो नहीं हो रहा या कोई ऐसी गैर किसी किस्म की हरकत तो नहीं हो रही, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो। तो उन स्कूल्स में जाकर मुझे, अब यूँ एक आसान लफ्ज़ में कहूँ कि मुझे जाकर छक्का मारना था। तो अगले दिन सुबह मुझे जाना था, तो रात में ही मेरी सिस्टर ने इनके साथ रहती हैं, तो उन्होंने जो है मेरे जो कि नेक्स्ट अगले दिन का जो ड्रेस था वो रेडी करके तैयार कर दिया था। और चूँकि उस रात को मैं ज़्यादा देर हो गई थी, रात में इतना मसरूफ़ था मैं, और उनकी तरफ से उस वक्त मैं बात कर रहा था। तो हमारी बात हुई थी सुबह से, थोड़ी सी वो नाराज़गी थी कि सुबह से आप कहाँ हैं, तब किसी किसी का कोई रब्ता नहीं हुआ। तो मैं सब नींद में था और उससे बात कर रहा था, तो इतने में ही उस लड़के की कॉल आई मेरे पास, और उस वक्त मेरी तरफ से बात ही कर रहा था। तो मैंने कॉल पिक की और मैंने कहा कि किसी की कॉल आ रही है। तो उसने कहा कि किसी की रिसीव कर लें, किसी कॉल रिसीव की। उसने कहा कि, तो एक आवाज़ आई कि अगर नीचे आओ तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अच्छा, मैं जानता शायद मेरा कोई दोस्त है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई आया दोस्त आया, क्या गिफ्ट लेके आया, आई डोंट नो कौन आया, आई डोंट। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं मेरे पास रात में और आके सिफारिशात कर रहे थे कि सर मेरा प्रैक्टिकल है तो आप देख लीजिएगा, XYZ, आप समझ जाएं, सारे समझदार बैठे हैं यहाँ पर। तो अपनी जो है ना प्रॉब्लम्स क्लियर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये मसला मसाइल है हमारे साथ, क्लियर कर दें। क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स रात के 2 बजे भी आते हैं, 3 बजे भी आते थे, तो मैं उनको एंटरटेन करता था ताकि जो भी उनके मसले मसाइल है क्लियर हो। तो यही सोचकर मैं उठा गेट से और नीचे गया। मैं, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड प्लस फर्स्ट हमारा घर था। मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे गया। तो जैसे ही मैंने अपने घर का मेन गेट ओपन किया तो सामने ही वो लड़का, उसके हाथ में जो है ना एक जग था, और जग के अंदर एसिड था, तेजाब था, और उसने बिना किसी वक्त को जाया किए बगैर मेरे चेहरे पर एसिड फेंका और जग को वहीं फेंक कर फरार हो गया। उसके बाद किसने चीखते चिल्लाते हुए, मतलब ज़ाहिर तकलीफ से तो इंसान को होती है, तो तुरंत शो करते हुए ऊपर आया। मैं, मेरे घर वाले इस वक्त घर पे ही थे और रात हो चुकी थी, जाहिर है मेरी वालदा इस वक्त लेटी हुई थी और उनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि मैं किस से मिलने जा रहा हूँ। और इत्तेफाक है मेरे घर में इस वक्त केली पर खाना खाने का वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि किसी ने मेरे को ऐसे फेंका है। तो पहले तो किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ है, और उस वक्त जब मैं ऊपर आया था तो चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि एसिड फेंका जाए तो क्या करना चाहिए। तो हमने अपने चेहरे पर, मैंने के चेहरे पर, आँखों पर, जिस्म के हिस्से पर मैंने जितना ज़्यादा हो सके मैंने पानी डाला। तो हमने मेरे घर वालों ने मेरे चेहरे पर, चेहरे से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता मेरी क्लाइंट मतलब आँखें जो है ना वो दिखना कम हो रहा था। मतलब जैसे कि आप एक हाथ में बर्फ़ लेते हैं और जब बर्फ़ मेल्ट होता है यानी कि बर्फ़ पिघलता है, तो जैसे बर्फ़ पिघलता है कतरा कतरा, इस तरह से मेरा चेहरा, जिसकी मेरी आँखें जो है ना वो कह रही थी बर्फ़ की तरह। और मेरे घर वाले थोड़े से स्ट्रगल थे और मैं उनको कह रहा हूँ कि जो है ना पानी डालें और डॉक्टर से लेके चल रही है। मतलब मैं स्ट्रगल था उस वक्त, मैं सब अपने हवाश में था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
अच्छा अमर, ये तो अफसोस की बात है, मगर फिर भी आपके हौसलों की मैं दाद देता हूँ कि आप उस दौरान भी घर वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो ये मेरे जैसे बंदे के बस की तो बात ही नहीं है कि इस तरह से, मतलब बहरहाल आप मुझे ये बताएं कि आप फर्स्ट एड के बाद कितनी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचे और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस हद तक मुतासिर हुआ? डॉक्टर्स की क्या प्रेडिक्शंस थी इस बारे में? जी जिशान, मेरे जिस्म का 17% 17% हिस्सा वो चल चुका था, यानी कि मेरे फोरहेड से लेकर मेरे नोज, आँख, होंठ, ये क्या कहते हैं, नेक, चेस्ट से नीचे थोड़ा सा आते हुए, और टंगी का कुछ हिस्सा जहाँ तक जो है ना एसिड आया था और यहाँ तक बर्न हुआ था। तो उसके बाद मुझे ले जाया गया करगी हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए। फिर वहाँ मेरा जो है ट्रीटमेंट बाकायदा तो इलाज तक स्टार्ट हुआ। और डॉक्टर तो उस वक्त हम कह लें कि मुतमईन नहीं थे इस हिसाब से कि डॉक्टर ने ये कहा था कि 3 दिन 4 दिन तक टाइम है। अगर अहमद ने सरवाइव कर लिया, अगर अपने विल पावर से सरवाइव कर लिया तो ये सरवाइव कर जाएगा, वरना अदरवाइज नो चांस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया। मेरे साथ जितने भी लोग थे उन सब की कॉर्पोरेशन ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज यहाँ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा अमर, मुझे ये बताइएगा कि आप किस हद तक रिकवर कर चुके हैं अब, और जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर मुतासिर हुआ उसके बाद कितनी सर्जरीज आपकी हो चुकी हैं और कितनी बाकी रह गई हैं? मतलब कोई ऐसा क्या कहेंगे इस बारे में? जी जिशान, और मैं आप लोगों को सबको ये एक बात बताऊं कि सोचें कि मेरी सब 35 to 40 के करीब मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं। उसके अंदर मेरे आंखें हैं, प्लास्टिक सर्जरीज हैं, और मजीद मुझे नहीं पता कितनी सर्जरीज सभी और होनी है। अच्छा जिशान, मैं आपको यहाँ ये एक बात, और जितने भी सांगाई सब सुन रहे हैं उनको ये बात बताऊं कि मैं वेंटिलेटर कर भी रह चुका हूँ। हम समझते हैं कि अभी क्योंकि कोविड-19 इस वक्त एक पेंडेमिक दुनिया में मौजूद है, हमने या बहुत सारे लोगों ने इस पेंडेमिक में ही वेंटिलेटर का नाम सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से 5-6 साल पहले मैं इस वेंटिलेटर जैसे खतरनाक दौर से गुजर चुका हूँ। आपको बताऊं, मेरा फोरहेड नहीं था, मेरे जो है नोज फ्लैट, लिप्स नहीं थे, मेरे गाल, नेक कुछ नहीं था। पूरा जिस्म जो है ना मेरा जल चुका था। डॉक्टर्स ने, और ये 35 सर्जरीज मेरे ऐसे नहीं हो गई है कि मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स ने मेरे लेग से, मेरे बैक से, मेरे टंगी से, हाथ से, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से से स्किन और मांस को निकाल कर मेरा फोरहेड, नोज, मेरे ये क्या कहते हैं नेक, चेस्ट सब बनाया है। मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों होंठ आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, मिल चुके थे, कॉन्ट्रैक्चर्स बन चुके थे, यानी कि 1 से 2 फिंगर्स मेरे मुंह के अंदर जा पा रही थी। तो यहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अगर इसके मुंह बंद हो गया तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने मेरे जो है ये होंठों को काट कर मेरे चेहरे पर 200-150 स्टिचेस लगे हुए थे, मेरे गर्दन के स्टिचेस। अच्छा, स्टिचेस मेरे कौन से बताएंगे आपको बताता चलूं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा थ्रेड यानी कि धागे के जरिए स्टिचेस होते हैं, मेरे बहुत डिफरेंट था, ये स्टील के स्टिचेस थे। आप लोग देखे या जो देखने वाले हैं, ये जो सुनने वाले लोग हैं, स्ट्रैकल मशीन होता है, उसकी पिन होती है,
इस तरह के किन्स मेरे जो है ना चेहरे पर लगाई हुई थी, 200 के करीब, 100-200 मुझे पता है कि नहीं कितनी लगाई थी। तो पूरे चेहरे पर, मेरे नेक पर डॉक्टर्स ने स्किन को जस्ट स्ट्रगल किया हुआ था ताकि वो अपने स्किन के साथ स्ट्रगल हो जाए। एक तकलीफ ये होती है कि जहाँ ऑपरेशन हो रहा है, जिस जगह ऑपरेशन हो रहा है वहाँ की एक अलग तकलीफ, प्लस जहाँ से डॉक्टर्स ने मेरी स्किन निकाला है, लेग से, ज़ाहिर वहाँ तो कोई ना एसिड अटैक हुआ था ना ही कुछ एसिड था, उसकी एक अलग तकलीफ थी। यानी कि मेरे जब भी ऑपरेशन हुए हैं तो मैं 2 तकलीफ से गैर रहा हूँ। एक जहाँ से स्किन निकालते हैं वहाँ की तकलीफ अलग, और जहाँ स्किन लगाते हैं वहाँ की तकलीफ अलग। और ये मतलब मैं आपको बताना चलूँ, जहाँ से मैं स्किन मेरी निकाली थी डॉक्टर्स ने, वहाँ ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो जगह तो सही थी। जो सही जगह से आप स्किन तो काटें, गोश्त काट के निकालें तो वहाँ तकलीफ ज़्यादा होती है। तो 2 तकलीफ से मैं हमेशा से अपने आप को स्ट्रगल किया है। अहमद, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं आपकी बात मजीद सुन सकूं, आपको मजीद इस बारे में कुछ पूछ सकूं, क्योंकि ये हौसला आपका ही है, आप इसमें फर्द वाहिद साबित हैं। और मेरे लिसनर्स में भी यकीनन इससे ज़्यादा हौसला नहीं होगा। और मैं यहाँ एक और बात कहता चलूँ कि 35-40 सर्जरीज जो है वो सिर्फ सुनने में ही 35-40 लगती हैं। अहमद ने इसको सरवाइव किया और जाहिर है अब इनको आइडिया भी नहीं है कि आगे इनकी कितनी सर्जरीज होने वाली हैं, और इस यकीन के साथ इनको ये भी पता है कि इनकी सर्जरीज होंगी, लेकिन ये भी अंदाज़ा नहीं कि कितनी ज़्यादा सर्जरीज होंगी। और मैंने जब अहमद को अप्रोच किया तो इनके व्हाट्सएप पर मैंने प्रोफाइल पर एक कोटेशन देखी, और वो कोटेशन ये थी, आई एम नॉट अ विक्टिम, आई एम अ सर्वाइवर। और एक छोटी सी लाइन, बात वो है कि कूजे में दरिया बंद किया इन्होंने, जो कि इनकलाब बर्पा करती है। जैसा कि आप, मुझे एक बात याद आ रही है, शहीद की, एक फौजी थे मेजर शबीर शरीफ जो थे, मेजर राहील शरीफ के बड़े भाई, वो जब अपनी यूनिट में पोस्ट हुए, CFF इन्फेंट्री बटालियन में थे, 1965 की जंग भी उन्होंने अपनी खिदमात के जरिए लड़ी, और 1971 में वो शहादत के दर्जे पर फायज हुए। तो जब अपनी यूनिट में पोस्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में उन्होंने वहां रजिस्टर में एक सेंटेंस लिखा था, और वो सेंटेंस ये था कि आई हैव कम टू स्टे। तो इस सेंटेंस का मतलब समझने वाले ये जान गए होंगे कि ऐसी शख्सियात कुछ होती हैं, और जो होती हैं वो मुनफरिद होती हैं। अहमद, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि आप अपनी मंगेतर से उस टाइम बात कर रहे थे, ये क्लोज क्वेश्चन है मगर मुझे करना चाहिए, जरूरी समझता हूँ मैं, एक पर्सनल क्वेश्चन है मगर फिर भी, कि आप अपनी मंगेतर से उस टाइम बात कर रहे थे फोन पर, और उसी असना में आप पर ये एसिड अटैक अटेम्प्ट हुआ। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता नहीं है, या बहुत सारे सुनने वालों को भी ये लगता है कि शायद मे बी उनका इसमें कोई हाथ किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो, क्योंकि जाहिर है आप उनसे बात भी कर रहे थे और नाराजगी भी थी आपकी उनसे, तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी ज़ीशान, बिल्कुल आपने सही कहा, और जो इस वक्त मेरे सामईन है उनके ये सवाल ज़रूर जहन में आ रहा होगा कि क्या उस लड़की का भी इसके अंदर कोई हाथ था या नहीं था। तो ज़ीशान, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे कोई एक्सट्रीमली लड़ाई नहीं हुई थी या नाराज़गी नहीं थी, बस वो एक, जैसे कहते हैं ना कि छोटी मोटी एक नाराज़गियाँ होती हैं कि मैंने सुबह से उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, बात नहीं की, तो एक थोड़े दिल के लिए एक नाराज़गी से थी। खैर वो भी दूर हो गई थी, हम बात कर रहे थे उस वक्त और कोई ऐसी बात नहीं थी। और बिल्कुल ये सवाल मेरे जहन में भी आया था, और मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी कहा था और दोस्तों ने भी कहा था कि क्या इसके पीछे उसका हाथ है। तो मैंने इसको ऊपर संजीदगी से लिया और जांच पड़ताल किया, तो अब तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। और जो कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, तो ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत रिश्ता था हमारा। असल में ज़ीशान, मेरी तरफ से जिस तरह से आपने पूछा कि क्या वो भी उस लड़के में इंटरेस्टेड थी, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो उसमें इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि मैं खुद एक प्राउड माइंडेड सा लड़का हूँ
और मैंने उसको पूरी आज़ादी दी हुई थी कि अपनी ज़िंदगी जिस तरह से चाहो जियो। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इसमें इंटरेस्टेड होगी, हालांकि वो खुद भी बहुत इरिटेट हो रही थी इससे, इस चीज़ से कि वो थर्ड पर्सन जो है ना हमारे बीच आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इससे जो है उसके अंदर उसके साथ इन्वॉल्व होगी। और आगे सुनाई, ये तो खैर एक आपने बात की उस लड़के की कमजोरी देखें आप, उसने मेरे चेहरे पर एसिड फेंकने के बाद पता नहीं उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई यार, क्या है वो, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने जो है उस लड़की को, उस मोहतरमा को कॉल किया और कॉल करके बड़े जैसे कहते हैं ना फखर से बता रहा था कि जिसने पता नहीं क्या किया, उसने बड़ा कारनामा जान दिया है। उसने उसे खून करके बताया कि मैंने एंगर के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। और ये सुनकर मेरी जो रहते थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। शायद हर इंसान होता है, तो ये बहुत एक तकलीफ दे रहा था मेरे लिए, उसके लिए भी। उसको तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा कर दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा अमर, खैर ये तो उस इंसान की कमजोरी थी जो कि उसने किया। बहरहाल पूछना आपसे ये है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसा कि आपने भी कहा कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, ठीक है, तो फिर उस लड़के ने आप पर जो एसिड अटैक किया वो कैसे किया? मतलब जब आप उसे के जानते थे या उसने जब कॉल की तो आप ऐसे ही नीचे चले गए? हाँ चलें, ये बात तो आपने बताई थी कि आपको ये लगा कि कोई स्टूडेंट है या कोई और हो सकता है आपका जान पहचान वाला, लेकिन वो लड़का आपको जानता था या आप उसे जानते थे, या पहले कभी उसने आपको वार्न किया या कुछ ऐसा कहा, या जब उसने एसिड फेंका था उस वक्त उसने आपसे कुछ कहा इस तरह का जो आपको याद हो? सारे हम एक एरिया में, एक इलाके में रहते हैं, तो इलाके के सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। एक सरसरी से सलाम दुआ थी और जाहिर इंसान देखते हैं, दूसरे को पहचानता है, पता होता है कि ये इलाका, ये लड़का हमारे इलाके में रहता है। तो हुआ कुछ यूं था कि अप्रैल में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फरवरी के महीने में एक शुक्रवार के बाहर उससे मेरी मुलाकात हुई। तो उसने मुझे वहाँ थोड़ा सा वार्न किया था कि मैं छोड़ दूं उसको, एक्सपायरेट जो होता है, गला 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 कि उस लड़की को छोड़ दूंगा, इंटरेस्टेड। तो मैं इस वक्त ज़ाहिर उस तक मेरी एज 24 साल थी, तो वो जैसे कहते हैं ना कि नौजवानी का टीका लगा हुआ था, और सब एक जैसे एक जोश होता है इंसान के, नहीं यार छोड़ो देख लेंगे जो होगा, ये क्या फिल्मी सीन है। तो इतना मैंने इसको जो है ना अहमियत नहीं दी कि ना चलो सोचा ये कि इंटरेस्ट ले रहा है, तो हमने उसको समझाने की कोशिश की। भाई जाहिर है हमारे एक ताल्लुक है, हमारे घर वाले उससे घर वाले दरमियान आपस में एक राब्ता है, तो आप साइड कर ले या आप ऐसा नहीं करें। लेकिन वो शायद उसके समझ नहीं आई ये बात, और गुस्से में गुस्सा इसकी अकली इसको किस नहज में पहुंचा देती है कि आज आपके सामने है। अच्छा तो अमर, जैसे कि मैंने आपसे ये पूछा कि मतलब तेजाब फेंकते हुए उसने कुछ बात कही थी, कुछ कहा था आपसे उस वक्त जो कि आपको याद हो, जिसकी बिना पर आपको लगा हो कि मतलब उसने अपनी ये जो घिनौनी हरकत करके अपनी कमजोरी को साबित किया है, तो उस वक्त उसने आपसे कुछ ऐसा कहा था या वो खामोशी से एसिड फेंक के चला गया था बस? बहुत इंटरेस्टिंग लाइन उसने मुझसे कही थी। अच्छा मुझे आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये सुनते हुए, मैं हंस रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल वाली बात है। उसने मुझसे कहा कि उसने तेजाब फेंकने से पहले कहा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, और ये फेंक के वो चला गया। ओह माय गॉड, ये तो ज़ाहिर है कम ज़र्फ इंसान ही कर सकता है। तो अहमर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो मंगेतर हैं वो उनको भी इन्वेस्टिगेट किया गया, और उसका जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि वो इसमें शामिल नहीं रही किसी भी तौर पर, किसी भी हवाले से। तो जो असल मुजरिम था ज़ाहिर है उसको क्या फेस करना पड़ा? कुछ फेस करना पड़ा उसको, या उसकी फैमिली ने कोई आपसे माफ़ी तलाफ़ी वगैरह की,
या फिर अगर उसको कोई सजा मिली, और अगर मिली तो उसकी फैमिली ने या उसने आपको माफी तलाफी के अलावा सियासी शख्सियात के ज़रिए असर ला के प्रेशराइज करने की कोशिश की, या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनका इसमें क्या रोल था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जिशान। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे ने बहुत साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और इस हादसे के चंद दिनों के बाद वो मुजरिम, माफ कीजिएगा, वो एक दहशतगर्द कानून की हिरासत में था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे गुनही ने इसको देखा था देखते हुए, तो मेरे गुनही ने उसको एक जगह देखा, तो मेरे गुनही ने इसको देखा और मेरे भाई को बताया कि ये लड़का है जिसने ऐसी शिकायत, हमने उसको पकड़ा और को पकड़कर एक जो प्रोटोकॉल होता है कानून नाफिज करने वाले इदारे के हवाले किया। और जो कि सिलसिला था वो हमने जो कि कानून को मद्देनजर से रखते हुए हमने वो प्रोसेस किया और वो सब कानून की गिरफ्त हैं। और जिशान, जैसा कि आपने कहा कि एक सवाल मुझसे कि क्या उनके घर वालों ने या किसी ने कोई प्रेशराइज किया मुझे कि इसको माफ कर दिया जाए, यकीनन किया है मुझसे। मुझे उनके घर वालों ने मुझसे कहा कि इसको माफ कर दो। उनकी वालदा, उनकी सिस्टर हमारे घर आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई उनसे कोई बदतमीजी जिसे हम कहते हैं ना कि नहीं की, उनको हमने घर में बुलाया, बैठाया। हालांकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार बहुत नाराज थे, खफा थे हमारे इस एटीट्यूड से कि हमने उनको घर में कुछ नहीं दिया। लेकिन देखें उस लड़के ने किया है ना, उसके घर वाले तो कोई इसके अंदर जो है ना कसूरवार नहीं है। और हम खवातीन वाले घर गए थे, उनका एहतराम करना जरूरी था। हमने उनको घर में बैठाया, इज्जत तरीके से हमने उनको मना किया कि हम उससे माफ नहीं कर सकते। जाहिर है देखें, एक इंसान को माफ करना ऐसा ही है कि किसी और बंदे को जो है ना एक शय मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा कि भाई एक दो एसिड बाद में तुम्हारी तलाफी हो ही जाएगी। तो मैं ये करना नहीं चाह रहा था, तो हमने उसको माफ नहीं किया। अच्छा अमर, मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी मंगेतर हैं उनका इसमें क्या रोल रहा? उन्होंने क्या आपका साथ दिया? अब तक आपके साथ हैं या नहीं है? या उन्होंने वो रवायती रवैया इख्तियार किया कि जैसा कि कहा जाता है, ये और ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि मुश्किल वक्त पे हाथ छोड़ दिया जाता है, साथ छोड़ दिया जाता है, तो उन्होंने वो किया या वो अब भी आपके साथ हैं? मंगेतर हैं नहीं, मंगेतर थी वो। और जैसा कि आपने कहा कि मुश्किल हालात में लोग साथ देते भी हैं और वक्त के साथ साथ छोड़ते भी हैं, तो ऐसे ही था। और जब तक उनको उनकी फैमिली को मेरी ज़रूरत थी तो सब तक उन्होंने मेरा साथ दिया। जाहिर इस केस में वो गवाह थी, तो जब तक कोर्ट का सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने हमारा साथ दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली। और मुझे कोई सोच नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं प्राउड माइंडेड शख्सियत हूँ। इंसान जहाँ अपने आप को कंफर्टेबल समझता है वहाँ खुश रहेगा। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में खुश हूँ। चलिए जबरदस्त। अमर, आप जैसे एक बहादुर इंसान से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जिंदगी में इस तरह के सबक जो है वो मिलते रहते हैं और इसको एक सबक समझ के आप फरामोश कर देंगे और कर चुके हुए हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी एक बहुत अच्छी आउटपुट है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी अपनी जिंदगियों में खुश रखे। अच्छा अमर, मुझे ये बताइएगा कि वो जो शख्स सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का मुजरिम है, तो फिर उसके साथ क्या हुआ? यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसको अदालत में पेश किया और फिर अदालत ने उसके लिए क्या सजा तजवीज की? जिशान, मैं आपको और जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये एक खुशखबरी सुनाऊं कि उस मुजरिम को, सॉरी माफ कीजिएगा, उस दहशतगर्द को एटीसी कोर्ट, एटीसी यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अभी हाल ही में 2021 में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है।
बल्कि ना सिर्फ उम्र कैद की सजा, बल्कि 10.5 लाख रुपए का जुर्माना भी उसको लगाया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारे मुल्क के अंदर जुर्म होता है तो सजाएं भी होती हैं। तो मुजरिम अब अपने कैफे की दाव पर पहुंच चुका है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इंसान तो एक कोई दहशतगर्द कोई प्रॉपर दहशतगर्द नहीं था, उसको दहशतगर्द बनाया गया है उसके दिमाग ने, उसके दिमाग की सोच है, वो उसको इस नहज के लिए आया है कि वो एक जुर्म करे। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम इस मुजरिम को पछताने के लिए उसको हमने छोड़ दिया कि वो पछताए अपने किए पर। बिल्कुल, और वो पछताएगा, और ये पछतावा उसका अजाला नहीं है, इसका अजाला वो पूरी जिंदगी भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं दोबारा। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। बिन आग के धुआं, बेमानी सा जुनून था बिन आग के धुआं, ना होश ना ख्याल सोच अंधा कुआं। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। झुलस गया। कोई चेहरा मिटा
टके एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया, छपाक से पहचान ले गया, पहचान ले गया, पहचान ले गया। जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से जोड़ते हैं सिलसिला गुफ्तगू का अहमद के साथ। जी तो अहमद, मुझे ये बताइएगा कि चलें ये चीज़ तो आपने फेस कर ली, एक बाहिम्मत इंसान ही फेस कर सकता है इसको, जो कि आप हैं भी। तो मुझे ये बताइए कि इसके बाद आपके जो मुआशरे का रवैया था आपके साथ, जैसा कि आप बाहर निकलते थे, ज़ाहिर है निकलते भी हैं, मूव भी करते हैं, ट्रैवल करते हैं हर हवाले से, तो आपके आसपास के जो लोग थे, जो मोहल्ले के लोग थे या कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, या चलें फैमिली मेम्बर्स का तो रवैया ज़ाहिर है सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन जो मुआशरे के लोग थे उनका रवैया आपके साथ कैसा था, उनके कमेंट्स क्या थे आपके बारे में? जिशान, बिल्कुल लोग, अच्छा यहाँ मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा और मुझे हंसी भी आएगी, इसलिए क्योंकि अक्सर अपनी जहाँ जाता हूँ मैं, हाँ ये सवाल मुझसे ज़रूर होता है कि लोग क्या कहते हैं, और अक्सर मैं अपनी जो स्पीचेस होती है मेरी, उसका ये स्टोरी को जरूर सुनाता हूँ। और इस वक्त जो मेरे दोस्त इस वक्त देख रहे होंगे, और जो मेरे अरखाना शेदार सब देख रहे हैं, वो जरूर मुझे बोलेंगे तुम बस बहुत हो गया, स्टोरी चेंज करो। तो चाहता हूँ आप लोगों को भी स्टोरी सुनाऊंगा। लोग जो है ना, सुनना ये बात गौर से, सब जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं मुझे, ये लोग हमेशा आपको कहेंगे, एक गांव था, उस गांव के अंदर एक किसान, उसके 2 बेटे और उसके पास एक गधा था। अच्छा, उस गांव के थोड़ा सा फासले पर एक शहर था, तो गांव के लोग अक्सर उस शहर में जाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जो सामान होते हैं वो लेके आते हैं। तो उस किसान और उनके 2 बेटे और वो गधा, एक दिन उस किसान ने कहा कि चलो बेटा हम चलते हैं शहर, और जो भी अपनी रोजमर्रा के सामान है वो हम वहां से लेकर आते हैं। चलो तैयार हुए और उन्होंने अपना गधा निकाला। अब बच्चों ने कहा कि आप किस गधे को काट दिया है, आपने तो पूरी जिंदगी भर हट चलाया है, ठीक है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आप बैठे, हम लेके चलेंगे आपको। बात ने कहा वो ठीक है, जाते हैं। उसके बाद वो 2 बच्चे गधे का रस्सी पकड़ी और आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़े, कुछ लोग खड़े थे, ये गौर से लोग, इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बताओ यार, ओह माय गॉड, क्या जमाना आ गया है, बाप बैठा हुआ है और बच्चे चला रहे हैं, कितना जालिम बाप है। ये लोग हैं जिन्होंने कहा था, ये सुनकर उनके बच्चों ने और उस बाप
तो उनके काम में किया ये कि खुद काम उतर गया और बच्चों से कहा कि बेटा तुम लोग बैठ जाओ, मैंने तो पूरी जिंदगी हल चलाया है, खेती बाड़ी की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो लोग क्या कहते हैं। चुनाव से ऐसा ही किया, उन्होंने जो है अपने बच्चों को उठा दिया, खुद लेके चलने लगे, आगे चले गए। आगे कौन खड़ा था? लोग। तो लोगों ने दोबारा से आवाजें कितनी शुरू कर दी, ओ कुत्ता यार, क्या किस तरह का बेटा है यार, कि खुद गठाए वाले की वजह से अब गांव से मेहनत करवा रहा है। अब ये सुनकर और थोड़ा सा परेशान हुई, यार ये क्या बात हुई। जब मैं कटा तो लोगों ने कहना शुरू किया, और बच्चे बैठे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, काम करते हूँ तीनों कट जाते हैं, अब तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। ये कहकर उस गधे का काट गया, फिर आगे चलने लगे। फिर कुछ लोग आए जो हमारे लोग का रवैया ना अक्सर कहना शुरू कर देते हैं, चाहे किसी को आगे करते हुए देखकर, यार किस तरह जालिम लोग हैं यार, ये है जालिम, सदा के जालिम है। एक बेज़ुबान जानवर पर जो ये लोग जुल्म कर रहे हैं, बताओ जरा। तीनों कट गए उस मासूम से एक बेज़ुबान जानवर पर। ये सुनकर और परेशान हुआ, यार क्या होगा यार, छोड़ो, ये सुनना ही था। तुमने कहा कोई नहीं बैठेगा इस गधे पर, खाना में डालो इस गधे को, ऐसे ऐसे चलते हैं हम गधे को लेकर। फिर गधे को ऐसे लेकर आगे बढ़ते रहे, फिर आगे खड़े थे लोग। वो एक पुरानी बात हुआ, काम ही कहना। अब लोगों ने क्या कहा, कितने बेवकूफ लोग हैं, गधा है फिर पैदल चल रहे हैं। ये सुनना था, हमने कहा छोड़ो इस किसी को, हम इस गधे को अपने कंधे पे उठा लेते हैं, अब तो कोई कुछ नहीं करेगा। आगे गए, अब तो लोगों ने कहा अब तो हद ही हो गई यार, ये तो बस है सदा की बेवकूफ। ये सुना था और ये वो लोग आपसे आ गए, आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचे। लोग जो है ना, ये लोग हमेशा आपको कहेंगे, कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, आगे बढ़ने से रुकेंगे। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो लोग मुझे देखते हैं घूम घूम के। जब मैं अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, तो लोग मुझे देख रहे होते हैं। मेरे दोस्त कहता है देख रहे हैं तो यार, जब कोई हीरो या इसकी सेलिब्रिटी की एंट्री होती है तो लोग इसी तरह देखते हैं, एक हैंडसम और खूबसूरत लड़के को लोग इसी तरह देखते हैं। तो मैंने इस चीज को जो है नेगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव लिया। किनको लोग देखते हैं घूम घूम के, लेकिन जो लोग अच्छे दिखते होंगे उनको देखता है। तो मैंने हमेशा लोगों की बात को पॉजिटिव लिया है, और यही एक वजह है कि मैं आज खड़ा हूँ आपके साथ बातें कर। पॉजिटिव रहे हमेशा, थिंक पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना आप आगे बढ़ेंगे। आपकी ना कामयाबी का राज है ये पॉजिटिव। हम लोग पता क्या, हम नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, लोग की बात सुनते हैं और पीछे रह जाते हैं। हर चीज को पॉजिटिव लें। मैं सब किसी के सामने से गुजरता हूँ, लोग कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मैं इस चीज को जो है ना ज्यादा सीरियस नहीं होता, कहता हूँ चलो यार, मुझे देख कर किसी को जबान का अल्लाह का जिक्र तो आया, मैं उसके बाद दुआ से चले जाता हूँ, तो दुआ देख कर फर्क पड़ेगा। तो कम से कम तो किसी के कुछ तो काम आ रहा हो ना। तो ये है लोग कहेंगे यार, आप लोग जितने भी सुनने वाले से होते हैं, हमेशा याद रखो, कभी नहीं सुनो लोगों की नेगेटिविटी को नहीं सुनो। जो लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं ना, उसको सुनो, और नेगेटिव बातें से लोग सुनकर आप उससे एक हिम्मत हासिल करो। तो आपके वो लोग नेगेटिव करने वाले हैं, यही आपकी एक मोटिवेशन है, यही आपकी एक पावर है। याद रखना ये बात। जबरदस्त है अमर, वेरी वेल, ग्रेट, अमेजिंग, फैंटास्टिक। और इतने पैसिमिस्टिक हैं आप कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और अगर हर इंसान की सोच ऐसी हो जाए तो यकीन करें हमारा माशरा मिसाली हो जाए। इस बात में मैं जितने भी कमेंट्स देना चाहूँ दे भी सकता हूँ, और वो कम भी हैं, और मुझे दिक्कत पेश आएगी इसमें यकीनन। तो मुझे ये बताइए हमर के गवर्नमेंट ने जो सजा उस मुजरिम को दी, वो तो खैर जितनी भी सजा हो जाए वो कम है, कि अल्लाह पाक की दी हुई चीज के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना, और जो कि इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, तो उसके साथ इस तरह का रवैया निहायत नामुनासिब है। तो जो गवर्नमेंट ने उसको सजा दी वो तो दे दी, जो मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने अपना फर्ज अहसन तरीके से पूरा किया।
तो आपकी उस शख्स के मुतालिक क्या सोच है? अगर आप होते तो आप क्या करते? जी देखें, जो उसको सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, ज़ाहिर है वो तो एक कम सजा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जो मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, एक नई जिंदगी का सफर, वो मैं उसको भिजवाऊँ ताकि वो भी पढ़े, वो भी देखे मेरे अचीवमेंट्स क्या कहूँ अपने अचीवमेंट्स को है, मेरी एक छोटी सी कामयाबी का सफर वो भी देखे और वो भी मोटिवेट हो कि मुझसे क्या जुर्म हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि उसको सबक हासिल हो वो किताब पढ़कर कि जिसके साथ मैंने एक घिनौना एक अमल किया, अब वो किस वक्त काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली अमर, डेफिनेटली मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ आपकी बात से कि वाकई उसको ये महसूस होना चाहिए कि जिसको वो अपनी तरफ से मार के फेंक गया था, जिसको खत्म कर गया था, आज वो एक नए जज्बे, एक नए वलवले, एक नए जोश के साथ मुआशरे में अपना अहम मकाम पैदा कर चुका है। तो इस टॉपिक पे जितनी भी बातचीत की जाए मेरे ख्याल से वो कम है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि आप जैसी एक फकीरुल मिसाल शख्सियत के साथ इतना कम वक्त गुजरा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं बात की हमने, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि दामन वक्त में जो वसअत है वो कम रह गई है, जिसकी बिना पर हमें आपसे बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा मौकूफ करना पड़ेगा। तो मुझे अहमर ये बताइए कि गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज आपका, जो बाअसर शख्सियात हैं जो कि माशरे में सही मानों में चेंज ला सकते हैं, साहिब इख्तियार है, बाअसर शख्सियात को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगा, और मेरा एक पैगाम उन समतों से टकरा रही हैं जो कि इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, जिनके हाथ में हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बागडोर है। कम से कम मैं ही चाहता हूँ कि जो लोग वो मुजरिम जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं, तालीम दें उनको, कुछ शऊर पैदा करें। देखें, कोई इंसान, मैंने पहले भी कहा था, मुजरिम नहीं होता, उसके दिमाग में जुर्म करने की जो है ना एक बात आती है जब क्यों करता है, और ये एक करने के जाहिल लोग इस तरह से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी मुजरिम इस माशरे के अंदर जेलों में है, उनको पढ़ाया जाए, उनको शऊर दिलाया जाए कि उन्होंने क्या किया है और अब वो क्या कर सकते हैं। हमें उनको मजीद मुजरिम नहीं बनाना, हमें उनको एक पढ़ाना है, उनको अकल देना, उनको शऊर देना है कि वो बाद में इस मुल्क के लिए, इस माशरे के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल अहमद, तालीम ही एक ऐसा जेवर है जो इंसान को शऊर दे सकता है। और मुझे अब ये बताएं कि आपका एम क्या है, आप अपनी ज़िंदगी को लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि 2 ट्रेजेडीज आपके साथ एक साथ हुई हैं और ये एक ट्रामा है जिसे आपने संजीदा नहीं लिया, बल्कि इसको कम्पीट किया है, इसको चैलेंज किया है अपने प्रॉब्लम्स को। तो अब आपका आगे बढ़ने का प्रोग्राम है, क्योंकि एक तो एसिड अटैक, फिर ऊपर से ब्लाइंडनेस, फिर आपकी जो मंगेतर है वो भी आपका साथ छोड़ गई। तो इस हवाले से अब आप क्या समझते हैं कि आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे या उनका इंतजार करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नहीं, कहते हैं ना कि जाने वालों को कौन रोक सकता है, तो वो अपनी जिंदगी में खुश होंगे यकीनन, और मेरी ख्वाहिश है कि वो खुश रहें, दुआ है कि सब खुश रहें, और इंशाल्लाह क्यों नहीं मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं जिंदगी जी रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला को बेहतर होगा। मेरे एम्स बहुत सारे हैं, अगर मैं यहाँ बताना शुरू करूँ तो वक्त निकल जाएगा, शायद मेरे जो मकासद ख़त्म ना हो। तो मैं अभी जो है कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ जो कि माशरे में बेहतरी का सबब बने। एसिड जो इतनी आसानी से मार्केट में फरोख्त होता है, इस पर हम काम कर रहे हैं कि ये जो है फरोख्त नहीं बनना चाहिए। तो मेरा अब मकसद ये है कि एसिड ही ख़त्म हो जाए, ताकि मेरे और कोई बहन भाई इस तरह से ब्लाइंड ना हो। एग्जैक्टली हमारे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी इस बारे में, और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि इस सिचुएशन के बावजूद भी आप इतनी हाई लेवल की, मैच्योर लेवल की प्लानिंग रखते हैं अपने लिए, और वाकई ये इस चीज़ का सबूत है कि आप एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन है। और यहाँ एक शेर ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि आप जैसे बंदों के लिए ही है। वो शायर लिखता है कि कांटे की तरह हूँ मैं रकीबों की नज़र में,
कांटे की तरह हूं मैं रकीबों की नजर में, रहते हैं मेरी घात में 6-7 मुसलसल। और आप वो आप जैसे लोग हैं जिन्हें परवाह नहीं है किसी की भी, और वो अपनी जिंदगी में कामरान रहते हैं, और आप कामयाबियों की, सक्सेस की मनाजिल को तय करते चले जाते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आखिर में आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को, जो लोग या तो ब्लाइंड हैं या जो लोग एसिड अटैक से मुतासरा हैं या किसी भी हवाले से वो किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? जी जिशान, जरूर, और बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत शेर आपने मेरी नजर किया। मेरा पैगाम ये है कि आज हमने जो इतनी देर बात की, यकीनन कुछ लोगों को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिली होगी। तो क्या इस मोटिवेशन को, इस इंस्पिरेशन को आपके अंदर नहीं रखें? आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में किसी लोग यार ये फलाना अहमद गाले किसी की आप मोटिवेशन स्पीकर की आप कोई गुफ्तगू को सुने, कि सुने तो दिमाग के अंदर एक जुनून आता है कि यार हमें कुछ कर दिखाना है। जी बिल्कुल अहमद, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा आगे करती है। तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम उठाएं। इस मोटिवेशन को, इस इंस्पिरेशन को अपने माइंड के अंदर नहीं रखें। आपके माइंड में है ना यार मुझे चांद पर जाना है, तो ये सिर्फ आपके माइंड में है। आपके पास मोटिवेशन है दुनिया में कुछ कर दिखाने की, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग के अंदर है। उसको अपने जिंदगी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें। उठाएं पहला कदम, जाएं चांद तक पहुंचें। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप सोचते रहेंगे, आप हजारों मोटिवेशन स्पीकर की स्पीच सुनते रहें, इंस्पिरेशन लेते रहें, लेकिन सुनने से नहीं होता, कदम उठाना पड़ता है। कहते हैं ना कि पहला कदम शर्त है। तो बस आज अगर यहाँ सुनने वाले में से किसी एक बंदे ने भी अपने जिंदगी की तरफ एक कदम उठाया, तो मैं ये सोच लूंगा कि यहाँ बैठना मेरे लिए एक दुरुस्त साबित हुआ। और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, पीछे नहीं हटे, कदम उठाएं, आगे बढ़े, यकीन कर जाएं आप जिंदगी जी लेंगे। अच्छा, इसके बाद आखिर में मैं शान आपका, आपकी पूरी टीम का और जो भी मैं सुनने वाले हैं इन संगातों का बेहद मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इतने सब्र और तहम्मुल के साथ मुझे सुना और बर्दाश्त किया। यकीनन कहीं ना कहीं दिमाग की दही हुई होगी, लेकिन दही को जरूरी है। और मैं बहुत मशहूर हूँ आपकी पूरी टीम का, इतनी मेहनत से आप लोगों ने मुझे एफर्ट किया, मुझे यहाँ बुलाया, और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मेहनत किया लोगों ने, इसका मैं बेहद मशहूर हूँ। और जिंदगी में कहीं मौका मिला तो इंशाल्लाह तुम्हारे साथ लोग जरूर मेरी मुलाकात रहेगी। जी इंशाल्लाह अहमद, इंशाल्लाह। यकीन जाने मैं तो आपकी गुफ्तगू में इस तरह महव हो जाता हूँ कि जैसे मैं कोई बहुत ही हाई लेवल की चीज सुन रहा हूँ। और यकीन जाने कि आपकी बातें हमारे लिए, एक एक बात, आपकी एक एक हर्फ हमारे लिए जो है वो अहम है, बहुत अहम है, क्योंकि यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। तो अहमद, एक चीज मैं यहाँ लोगों को, अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगा, और लिसनर्स आप लोग भी इस चीज को आगे कन्वे करें कि जैसा कि जिस रीजन के बिहाफ पे इनडायरेक्टली अहमद के साथ, यानी वो एक इनडायरेक्ट रीजन थी जिसके बिहाफ पे अहमद के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, और उसके बाद वो रीजन भी नहीं रही, वो रीजन भी बरकरार नहीं रही। और आप अहमद इकबाल साहब की हिम्मत को देखें कि इन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया रंग दिया, और एक रंग नहीं, कई रंग दिए अपनी जिंदगी को, जो कि माशरे में एक आला मकाम कमा चुके हैं। अपनी मिसाल कोई नहीं है इनकी, क्योंकि अपने आप में अपनी मिसाल है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि अपने इरादों पर डट जाएं। डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पावरफुल पॉइंट इन योर पर्सनैलिटी। ये चीज आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा ग्रूम करती है, जैसा कि अहमद की पर्सनैलिटी को किया, और ये आगे इंशाल्लाह मजीद अपनी कामयाबी की मनाजिल को तय करेंगे। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और इस मुआशरे को अहमद जैसे कई अहमद अता फरमाए।
अपने होस्ट अपने दोस्त सैयद ज़ीशान हैदर को दीजिए इजाजत। अगले शो में अगले मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि आप किसी का ख्याल रखेंगे तो कोई आपका ख्याल रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।